तो कहानी की शुरुआत में हम एक वॉर के दौरान डैन और उसके साथियों को पानी में गिरते हुए देखते हैं। यहाँ से 28 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जहाँ डैन एक हाई स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है। डैन अपनी वाइफ एमी और बेटी मूरी के साथ रहता है। डैन को आर्मी रिसर्च लैब में काम करने का इंटरेस्ट होता है, इसलिए उसने आर्मी रिसर्च लैब में जॉब अप्लाई किया होता है, जिसका आज ही के दिन इंटरव्यू है। डैन अपने घर जाता है। आज उसके घर में क्रिसमस पार्टी होती है। तभी डैन एमी को इंटरव्यू के बारे में बताता है, जिस पर एमी उसे गुस्सा होती है, क्योंकि वो चाहती है कि डैन आज का दिन उसकी फैमिली के साथ स्पेंड करे। साथ ही एमी बताती है कि तुम्हारे पिता ने मूरी को क्रिसमस कार्ड भेजा है, जिससे डैन को गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है। असल में उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, तब से ही डैन उनसे बात नहीं करता है। इसके बाद डैन अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, जिस दौरान उसे कॉल से पता चलता है कि उन्होंने उसको रिजेक्ट करके वो जॉब किसी और को दे दी है। डैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फाइल को डस्टबिन में डालकर घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो मूरी और एमी के साथ बैठकर फुटबॉल मैच देखने लगता है। जिस दौरान बीच मैच में अचानक एक पोर्टल खुलता है और देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत सारे सोल्जर्स बाहर आते हैं। इन सोल्जर्स की लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट भी वहाँ आती है, जो सभी लोगों को बताती है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं, जहाँ 2051 में व्हाइट स्पाइक्स नाम के एलियन और इंसानों के बीच जंग छिड़ गई है और वो इस जंग में हार रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 11 महीने में पूरी धरती से इंसानों का खात्मा हो जाएगा। हार्ट सभी को हेल्प करने का कहती है, ताकि वो इस जंग में जीत सकें। इस इंसिडेंट के बाद सभी देश उनकी हेल्प के लिए आम लोगों को सेना में भर्ती करके उन्हें फ्यूचर में भेजते हैं, पर फिर भी फ्यूचर वाली दुनिया में इंसानों की आबादी 5 लाख से कम बचती है। साथ ही फ्यूचर में भेजे 50% लोगों के जान गंवाने से अब लोग फ्यूचर में जाने के लिए सवाल उठाने लगते हैं, जिसके चलते सभी फ्यूचर में जाने के लिए विरोध करने लगते हैं। असल में सभी को सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जाता है। अगर वो 7 दिनों तक वहाँ जिंदा रहे तो वापस पास्ट में आ जाते हैं। इधर मूरी भी इस बात से परेशान होकर रोने लगती है और अपनी माँ को कहती है कि वो कभी भी फ्यूचर में ना जाए। तभी डैन वहाँ आता है और मूरी से बात करके उसे शांत करता है। अगले दिन जब डैन क्लास में होता है, तब उसके फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है। असल में डैन को जल्द से जल्द आर्मी रिसर्च सेंटर में आने का कहा जाता है। डैन जल्दी से वहाँ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे अब जॉब मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आने पर सोल्जर उसके हाथ को एक मशीन में डालते हैं। तब डैन को पता चलता है कि वो लोग उसे फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। वो डैन को ये भी बताते हैं कि उसकी 7 साल में डेथ हो जाएगी। डैन उनसे कुछ पूछ पाता, तभी उसके हाथ में एक डिवाइस लगा दिया जाता है, ताकि वो लोग डैन को ट्रैक कर सकें, और उसे बताया जाता है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ छेड़छाड़ की तो उसे जेल भी हो सकती है। अब डैन को 24 घंटे के अंदर अपने पर्सनल काम निपटाने को कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे जंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। ये सब डैन की मर्जी के बिना हुआ था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तभी हम एमी को देखते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट है और फ्यूचर से वापस आए लोगों की काउंसलिंग करती है। इसके बाद वहाँ डैन आता है और एमी को बताता है कि उसे 2051 में भेज रहे हैं। एमी जानती थी कि वहाँ से वापस आना मुश्किल है, इसलिए वो डैन को वहाँ जाने से मना करती है, जिस पर डैन बताता है कि उन्होंने मेरे हाथ पर ट्रैकर लगा दिया है, इसलिए अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर एमी डैन को उसके पिता की हेल्प लेने को कहती है, क्योंकि सिर्फ उसके पिता ही उस डिवाइस को बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है, जहाँ उसके पिता डिवाइस को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पुरानी बातों को याद करते हुए दोनों के बीच बहस होने लगती है। इसलिए डैन गुस्से में उस डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहाँ से चला जाता है और एमी को बताता है कि उसे जंग लड़ने जाना ही पड़ेगा। ये जानकर एमी बहुत रोती है, पर डैन उससे प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिन में वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो मूरी को अलविदा कहता है और वहाँ से रिसर्च सेंटर चला जाता है। यहाँ डैन के साथ कई लोग फ्यूचर में जाने वाले थे। यहाँ सभी को आर्मी ड्रेस दी जाती है और सबको अलग अलग टीम में बांट दिया जाता है, जिसमें डैन की टीम का नाम आर फोर्स होता है, जो कि एक रिसर्च टीम है। यहाँ एक लड़की सवाल करती है कि वो टाइम मशीन से पीछे जाकर वॉर शुरू होने से पहले ही दुश्मनों को क्यों नहीं मार सकते, जिस पर वहाँ बैठा एक ऑफिसर उसे बताता है कि उनकी टाइम मशीन सिर्फ 30 साल का टाइम ट्रेवल कर सकती है, जिसमें वो सिर्फ 2051 में जाकर वहाँ से वापस 2022 में आ सकते हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी बताया जाता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एलियंस हैं। रात होने पर डैन अपने दोस्त चार्ली से बात करता है, जिस दौरान इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। तभी लेफ्टिनेंट हार्ट सबको अभी के अभी फ्यूचर में जाने को कहती है। अब क्योंकि सबको ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वहाँ ले जाना चाहिए था, पर लेफ्टिनेंट हार्ट का कहना था कि एलियंस ने उनकी रिसर्च लैब पर अटैक किया है। अगर वो लैब तबाह हो गई तो वो वॉर में हार जाएंगे। इसके बाद सभी को एक जगह पर
बुलाया जाता है और फिर एक एक करके उन्हें फ्यूचर में भेजने लगते हैं, जिस दौरान सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण वो सभी जमीन पर पहुंचने की जगह आसमान में ही रह जाते हैं और फिर एक एक करके सभी नीचे गिरने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया था। यहाँ डैन और कुछ लोग एक स्विमिंग पूल में गिरते हैं, जबकि बाकी के लोग जमीन पर गिरकर मर जाते हैं। यहाँ के हालात देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि हर तरफ सिर्फ एलियंस थे। इसके बाद हम फ्यूचर की दुनिया की कर्नल को देखते हैं, जो बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करती है। वो डैन को टीम लीडर बनाते हुए कहती है कि उसे रिसर्च लैब में फंसे लोगों को बचाना होगा। डैन अपनी टीम के साथ लैब की ओर निकल जाता है। सभी लैब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को मार दिया है। जब कर्नल को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और डैन को लैब में रखी हार्ड ड्राइव लाने को कहती है। इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि एलियंस लैब में आने वाले थे। जिसके बाद कर्नल डैन को लैब में रखी सभी बायोलॉजिकल मटेरियल भी साथ लाने को कहती है, जिस दौरान वहाँ एलियंस भी आने लगते हैं। इसलिए यहाँ की आर्मी लैब पर बॉम्ब गिराकर उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए निकल जाती है। कर्नल बताती है कि डैन और उसके साथियों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं, जिसके बाद लैब को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। पर जब वो लोग लैब के बाहर जा रहे होते हैं, तभी एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। ये एलियंस बहुत ही ताकतवर होते हैं और उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होता है। एलियंस के अटैक में डैन के कुछ साथी मारे जाते हैं। अब जैसे ही बचे हुए लोग लैब से बाहर आते हैं, तब वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं और उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। इसी बीच वहाँ आर्मी आ जाती है, पर एलियंस उन्हें जान से मार डालते हैं। कोई रास्ता ना दिखने पर डैन और बाकी के लोग एलियंस पर शूट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ बॉम्ब गिराया जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी एलियंस मारे जाते हैं। साथ ही इस ब्लास्ट के कारण डैन के कई साथी भी मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। अब जैसे ही डैन की आंख खुलती है तो वो एक कैंप में होता है। यहाँ पता चलता है कि ब्लास्ट में डैन के अलावा उसका दोस्त चार्ली ही बचा था। जब वो दोनों कैंप के बाहर आते हैं तो उन्हें अपनी टीम का एक आदमी और दिखता है, जिसका नाम डोरियन है। डोरियन फ्यूचर में तीसरी बार आया था, इसलिए डैन उससे पूछता है कि क्या तुम मरने से नहीं डरते हो, जिस पर डोरियन बताता है कि उसे कैंसर है और वो सिर्फ 6 महीने ही जीने वाला है, इसलिए उसे अपने तरीके से बची हुई लाइफ जीनी है और घर पर रहने से अच्छा वो लड़कर मरना चाहता है। इसी दौरान वहाँ 2 सोल्जर आते हैं जो डैन को अपने साथ आने को कहते हैं, जबकि डोरियन और चार्ली को वापस लैब वाली जगह पर जाने को कहा जाता है। डैन डोरियन से चार्ली का ध्यान रखने को कहता है, क्योंकि चार्ली बहुत डरा हुआ था और वहाँ वापस जाना नहीं चाहता था। दूसरी ओर डैन जब कर्नल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी बेटी मूरी है। असल में मूरी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी। डैन उसे कर्नल की पोस्ट पर देखकर बहुत ही खुश होता है और खुशी से रोने लगता है। अब जैसे ही डैन उसे हक करने वाला होता है, तब मूरी उसे रोक देती है। साथ ही उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इमोशनल होने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि एक खास वजह से बुलाया है। जब डैन उस वजह को पूछता है तो मूरी उसे वक्त आने पर सब कुछ बताने का कहती है। इसके बाद मूरी डैन को अंदर ले जाती है और फीमेल व्हाइट स्पाइक्स के बारे में बताती है। मूरी का कहना था कि फीमेल एलियन बहुत ताकतवर और गुस्सैल होती है, जो कि जमीन के नीचे अपना घोंसला बनाती है और एलियंस को पैदा करती है। इस फीमेल एलियंस की हिफाजत सभी मेल एलियंस करते हैं और उसकी हिफाजत में अपनी जान तक दे देते हैं। मूरी डैन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाने का कहती है। इस मिशन में वो फीमेल एलियन को पकड़कर उसके डीएनए से एक टॉक्सिन बनाना चाहती है, जिससे सभी एलियंस को मारा जा सके। असल में सभी अब तक मेल एलियंस को मार रहे थे, लेकिन फीमेल एलियंस को मार पाना मुश्किल था। अगर फीमेल एलियंस मारी जाएं, तो फिर और एलियंस पैदा नहीं होंगे और बचे हुए एलियंस को मारकर वो दुनिया को बचा लेंगे। इसके बाद वो सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ फीमेल एलियंस जमीन के अंदर रहती थी। इस जगह पर जाकर मूरी डैन को ऊपर ही रहने को कहती है और वो नीचे आकर फीमेल एलियन को पकड़ने लगती है। ये एलियन बहुत ताकतवर होती है और वो अपने मेल एलियंस को आवाज लगाकर उन्हें बुलाने लगती है। कुछ ही देर बाद वहाँ बहुत सारे एलियंस आने लगते हैं। ये देखकर डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे उतर जाता है। आखिर में उस एलियन को पकड़ लिया जाता है और फिर उसे हेलीकॉप्टर से सेंटर में भेज दिया जाता है। और तभी वहाँ कई एलियंस आ जाते हैं, जिनके अटैक से काफी सोल्जर्स मारे जाते हैं। इधर डैन और मूरी आर्मी की एक कार में बैठ जाते हैं, जहाँ डैन कार को ड्राइव करता है और मूरी एलियंस पर शूट करती है। इसके बाद वो दोनों एक बीच पर पहुँच जाते हैं, जहाँ एक भी एलियन नहीं था। इधर मूरी डैन से गुस्सा होकर पूछती है कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे क्यों आया, जिस पर डैन कहता है कि तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें खतरे में देखकर मैं चुप कैसे बैठ सकता था। यहाँ मूरी डैन को बताती है कि मैं जब 12 साल की थी तब तुम मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और फिर कुछ सालों बाद तुम्हारी डेथ हो गई। यही कारण था कि मूरी अभी तक डैन को देखकर खुश नहीं थी। मूरी को रोता देख डैन बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने पास्ट में अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा। थोड़ी ही देर बाद वहाँ हेलीकॉप्टर आता है और समुद्र के बीच बने आर्मी सेंटर में ले जाता है। इस जगह को इतना खास बनाया गया था कि कोई भी एलियन वहाँ ना आ सके। इस जगह पर ही उस फीमेल एलियन को रखा गया था। मूरी उसका ब्लड सैंपल लेकर उसका
डीएनए निकालती है। डीएनए चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसे अभी कई सैंपल लेकर हजारों टेस्ट करने होंगे, तब जाकर एक टॉक्सिन बनेगा। इस टॉक्सिन के बनने के बाद वो सभी एलियंस को आसानी से मार सकेंगे। मूरी सभी डीएनए सैंपल्स पर काम करती है, पर उसे अभी तक परफेक्ट डीएनए सैंपल नहीं मिला था। ये सैंपल सिर्फ 60% और 50% तक सीमित होते थे। मूरी पूरी रात जागकर सैंपल टेस्ट करती है, पर अभी तक उसे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके बाद वहाँ डैन आता है और मूरी को रेस्ट करने का कहता है। आज ही के दिन डैन को यहाँ 7 दिन हो चुके थे, इसलिए अब उसे वापस 2022 में जाना था। डैन मूरी से पूछता है कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया था, जिस पर मूरी कहती है कि अगर ये टॉक्सिन बन गया तो इसे अपनी दुनिया में वापस लेकर जाना तुम्हारा काम है, क्योंकि यहाँ और टॉक्सिन बनाने में काफी वक्त लग जाएगा। पर जब तुम इसे लेकर अपनी दुनिया में जाओगे तो इसे बनाने के लिए काफी वक्त होगा। जब ये टॉक्सिन बन जाएगा तो वो अपनी दुनिया में वॉर को शुरू होने से रोक सकते हैं। इसी दौरान उन्हें एक डीएनए सैंपल टॉक्सिन 100% होते हुए दिखता है। तभी वो फीमेल एलियन जाग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी मेल एलियंस वहाँ आने लगते हैं। इनकी तादाद इतनी थी कि सबको मारना मुश्किल था। एलियन बुरी तरह सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वहीं डैन और मूरी एक साथ होते हैं, जिस दौरान मेल एलियंस उस फीमेल एलियन को आजाद कर देते हैं। अब डैन को जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना है जहां से वो वापस 2022 में जाएगा, लेकिन इस जगह पर काफी एलियंस आ चुके थे। दोनों उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी फीमेल एलियन मूरी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है। इसके बाद डैन मूरी को लेकर आगे बढ़ता है। तब टाइम ट्रेवल मशीन ऑन हो जाती है। यहाँ मूरी डैन से माफी मांगती है और कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डैन अपनी बेटी को भी पास्ट में ले जाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास ही बैठ जाता है। पर तभी वहाँ फीमेल एलियन आ जाती है और मूरी को पकड़ लेती है। डैन उसे बचा पाता इससे पहले ही टाइम मशीन द्वारा उसे 2022 में भेज दिया जाता है। यहाँ डैन के साथ साथ चार्ली, डोरियन और बाकी के कुछ लोग भी आए हुए थे। डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को वो टॉक्सिन देता है और बड़ी मात्रा में बनाकर फ्यूचर में भेजने का कहता है, जिस पर लेफ्टिनेंट हार्ट बताती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, यानी कि अब वो टाइम मशीन का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो ये वॉर हार गए हैं। जिसके बाद डैन अपनी वाइफ से मिलता है। डैन फ्यूचर में मूरी की डेथ को लेकर बहुत दुखी था। जब वो घर आकर मूरी को देखता है तो उसे गले लगा लेता है और रात भर उसके रूम में ही बैठा रहता है। जिसके बाद एमी उसके पास आती है। तब डैन उसे फ्यूचर की मूरी के बारे में बताता है। अब डैन फ्यूचर में होने वाले वॉर को रोकने के लिए कुछ करने का सोचता है, इसलिए वो सबसे पहले डोरियन के पास जाता है और उससे एलियन का नेल मांगता है, जो कि डोरियन ने फ्यूचर में जाकर अपने पास रख लिया था। इसके बाद वो दोनों उस नेल को लेकर चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उस नेल पर रिसर्च करता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके नेल्स पर ज्वालामुखी की राख लगी हुई है। चार्ली बताता है कि ये राख चाइना में फटे ज्वालामुखी की राख है। तब डैन कहता है कि लेफ्टिनेंट हार्ट ने बताया था एलियन का पहला हमला रशिया में हुआ था, फिर उनके नेल्स में चाइना की ज्वालामुखी की राख क्यों है। तभी डैन को उनका एक स्टूडेंट याद आता है जो कि ज्वालामुखी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानता था, इसलिए वो तीनों उसके पास जाते हैं, जहाँ स्टूडेंट बताता है कि आज से 1000 साल पहले चाइना में ज्वालामुखी फटा था, जिसकी लहरें रशिया तक भी पहुँच गयी थी और फिर वो राख में बदलकर वहीं पर जम गई थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद वो जगह बर्फ से ढक गई। ये सब जानने के बाद वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई एलियन शिप वहाँ आई होगी और फिर बर्फ ढकने के कारण वो वहीं दब गए होंगे, जो कि 2051 में बर्फ पिघलने के बाद धरती के ऊपर आ गए। इसके बाद डैन और चार्ली डिफेंस ऑफ सिक्योरिटी के पास जाकर उन्हें सारी थियोरी बताते हैं और रशिया जाकर सभी एलियंस को वॉर के पहले ही मारने को कहते हैं, लेकिन वो उन दोनों की थियोरी पर यकीन नहीं करता है, इसलिए उनका साथ देने से मना कर देता है। इसलिए वो तीनों खुद ही वहाँ जाकर उन एलियंस को मारने का सोचते हैं। अब डैन अपने पिता से हेल्प मांगने के लिए जाता है, क्योंकि उनके पास प्लेन था। डैन अपने पिता को सारी बात बताता है और कहता है कि उसे एलियंस को मारने के लिए रशिया के ग्लेशियर आइलैंड पर जाना होगा, जिसके लिए उसे उनके प्लेन और एक पायलट की जरूरत है। डैन के पिता उसकी बात मान जाते हैं और साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा डैन लेफ्टिनेंट हार्ट की मदद से बहुत सारा टॉक्सिन बनवा चुका था, जिसे लेकर वो रशिया चले जाते हैं। यहाँ डैन अपने साथ एक टीम लेकर गया हुआ था। वो सभी ग्लेशियर आइलैंड के ऊपर पहुँच जाते हैं और एक ब्लास्ट करके जमीन के नीचे जाते हैं, जहाँ उन्हें एक एलियन शिप दिखाई देती है, जो कि काफी टाइम पहले क्रैश हो गई थी। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एलियंस की डेड बॉडीज दिखती हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियंस अपने आप को जिंदा रखने के लिए सो रहे हैं, जिसके बाद वो अभी टॉक्सिन से उन एलियंस को मारने लगते हैं। जिस दौरान फीमेल एलियन जाग जाती है और
और उन सब पर हमला कर देती है। तब डोरियन सबको शिप से बाहर जाने का कहकर शिप को ब्लास्ट करके सब कुछ खत्म करने का कहता है। इसके बाद वो सभी एलियंस एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जिन्हें डैन के पिता शूट करके मारते हैं। लेकिन ज्यादा एलियन होने के कारण डोरियन को शिप ब्लास्ट करनी पड़ती है, जिससे डोरियन की भी डेथ हो जाती है। यहाँ सिर्फ चार्ली, डैन और उसके पिता ही बचे थे। डैन के पिता बताते हैं कि एक एलियन यहाँ से भाग गया है। अब दोनों उसे ढूंढते हैं और चालाकी से उस पर शूट करते हैं। ये वही फीमेल एलियन होती है जो कि बहुत ताकतवर है और उसे आसानी से मार पाना बहुत मुश्किल है। तभी वो वहाँ से भागकर छुप जाती है और डैन पर अटैक करती है। ये देख डैन के पिता उस पर अटैक करके डैन को बचाते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो डैन के पिता पर अटैक करती है। तब डैन जल्दी से उठकर उस एलियन को जान से मार देता है। इसके बाद डैन और उसके साथ उसके पिता भी होते हैं। अब डैन डिसाइड करता है कि वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे उसका परिवार बिखर जाए, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।